हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन में स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस को डिस्कस करा था और सारी चीज़ों को हमने जाना था। रिलेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, डोमेन, रेंज, को डोमेन, ये सब हमने जाना था। तो आज से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैथमेटिक्स में। 10th क्लास में पहली बार ही हमारे पास आई थी, तो जो हमने वहाँ पढ़ा एक बार उसको रिकैप्चुलेट करते हैं, फिर आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसमें जाना था 10th क्लास में अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में, है ना। तो बेसिकली 6 एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। एक होता है साइन एक्स, एक होता है कॉस एक्स, एक होता है टैन एक्स, एक होता है कॉसेक एक्स, एक होता है सेक एक्स और एक होता है कॉट एक्स। ये 6 एंगल्स होते हैं। फिर हमने इनको साइड्स के प्रोपोर्शन में डिस्कस करा था 10th क्लास में। बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमने सीखा था, है ना। हाइपोटेनस तो फिक्स होता था और थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता था। बेस जो बची हुई साइड है बेस हो जाती थी, ये 90 बनता था। अगर मैं थीटा यहाँ लेता तो उसके जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस हो जाता। तो परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होते रहते थे अकॉर्डिंग टू थीटा, बट हाइपोटेनस फिक्स होता था। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया और दूसरी साइड बेस हो गई। फिर हम एक सिंपल सा रूल बनाते थे, वो आपको ध्यान भी होगा। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ऐसा हम करते थे। साइन के नीचे कॉसेक, कॉस के नीचे सेक, टैन के नीचे कॉट। फिर हम क्या करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना, ये करते थे और इन्हीं के अकॉर्डिंग चलते थे। तो साइन होता था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टैन कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है तो कॉस क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही जब कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और जब टैन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक और चीज़, साइन का रिलेशन होता है कॉसेक के साथ कुछ ऐसा, 1 अपॉन कॉसेक एक्स। कॉस होता है 1 अपॉन सेक एक्स, टैन होता है 1 अपॉन कॉट एक्स। ऐसी कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन एक्स, सेक होता है 1 अपॉन कॉस एक्स और कॉट होता है 1 अपॉन टैन एक्स। ये रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। सो ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी चैप्टर में देखे थे। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले होते थे। तो सेकंड पार्ट हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ फॉर्मूले होते थे, तो मैं आपको बताता हूँ वो। तो पहले के जो दो हैं वो एक दूसरे से को रिलेटेड होते थे, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता था और कॉस 90 माइनस थीटा आपका टैन थीटा होता था, सॉरी साइन थीटा होता था। हाँ, तो पहले जो दो फॉर्मूले एक दूसरे से को रिलेटेड है। कैसे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था। ऐसे ही और दो को रिलेटेड है, जैसे कि टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता था और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता था। ऐसे ही एक दो और थे जो कि आपस में को रिलेटेड थे, वो थे सेक 90 माइनस थीटा आपका कॉसेक थीटा होता था और कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा होता था। तो ये फॉर्मूले थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा।
तो ये फॉर्मूले थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो नाउ हमने उसके बाद वैल्यूज़ डिस्कस करा था, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या क्या होती है। बेसिकली 10th क्लास में हमने 90 तक हमने देखा था ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हमने वैल्यूज़ को जाना था। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट तक चले थे। क्वाड्रेंट्स क्या होता है ये मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, जब हम 11th क्लास के कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्वाड्रेंट आएगा, तब हम क्वाड्रेंट्स को सीखेंगे। तो अभी हमने 10th क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट तक हम चले थे। तो 0 से 90 हमने वैल्यूज़ को देखा था, है ना। क्या क्या था मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करते थे बेसिकली, यहाँ पे एंगल्स लिखते थे, है ना, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। तब हम क्या करते थे, पहले 0 डिग्री हो गया, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यूज़ हमने लर्न करी थी। हम बस केवल साइन की वैल्यूज़ को लर्न करते थे और उसी से हम कोरिलेट करके बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू को बता देते थे। साइन जैसे साइन में क्या है, साइन 0 0 होता है, 30 में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में होता था √3/2, 90 में 1 होती थी। कॉस के लिए क्या करते थे, हम इसको रिवर्स कर देते थे। कॉस के लिए 1 हो गया, देन √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टैन मैंने आपको, टैन का एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन अपॉन कॉस करते हैं, उस समय टैन मिल जाता है। तो 0/1 0, डिवाइड करेंगे तो 1/√3। आई होप, मुझे लगता है आपको लर्न भी होंगी। डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइड करोगे √3 और 1/0 इनफाइनाइट होता है। कॉस एक्स क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो 0/1, जैसे कोई नंबर है ना हमारे पास, कोई होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, फॉर एग्जाम्पल 5, तो इसके नीचे हमेशा 1 होगा। जैसे मैं लूँ 0, तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है। क्यों होता है नीचे 1, ताकि वो रैशनल में हो सके, ठीक है। तो नीचे हमेशा 1 होता है नंबर के, जब ऐसा हमारे पास होल नंबर होता है। तो ये 0 है, तो मतलब 0 के अपॉन में 1 होगा, ऐसे ही 1 के अपॉन में 1 होगा। 5 है तो 5 के अपॉन में 1 होगा। नीचे 1 क्यों होता है, ताकि रैशनल बन जाए वो, ठीक है। तो कॉसेक निकालना है, तो साइन का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो 0/1 मतलब 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। इसका रेसिप्रोकल करो 2, इसका √2 हो जाएगा, देन ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। ऐसी सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3, देन √2, ये आपका 2 हो गया। अब 0/1 है, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। वैल्यू नहीं होगी, अनडिफाइंड वैल्यू, नॉट डिफाइंड तो इनफाइनाइट। कॉट के लिए tan का रेसिप्रोकल करते हैं, 0/1 मतलब 1/0, दैट इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड ना, इनफाइनाइट हो गया। ये √3 हो जाएगा, ये हमारा 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। और इनफाइनाइट का मतलब है 1/0, है ना, तभी तो इनफाइनाइट हो रहा है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1, दैट इज 0। तो ये हम वैल्यूज को लर्न करते थे बेसिकली, है ना, ये हम वैल्यूज को लर्न करते थे। आई होप आपको लर्न भी होगी, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस भी करी थी 10th में, तो ये सारी वैल्यूज हमने जानी थी। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटीज, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, इसके बाद हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी थी। तो सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बहुत सारी हमने देखी थी, जैसे कि साइन एक्स होता है आपका 1/cosec x, है ना, और cosec x होता है 1/sin x, देन cos x होता है 1/sec x, और sec x होता है 1/cos x, देन tan x हमने देखा था 1/cot x, और cot x होता है 1/tan x। ऐसे ही tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x होता है sin x अपॉन cos x, और cot x होता था क्या, cos x अपॉन sin x, देन
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल 1, या थीटा भी कह सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आप एक्स बोलो चाहे थीटा बोलो, बात एक ही। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे। फिर इसके अलावा हमने हमारे पास एक और चैप्टर था, 9 चैप्टर था वो, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने बेसिकली 2 चीजें जानी थी, पहले आप उसको नोट डाउन कीजिए। ओके, तो जो वो चैप्टर था उसमें हमने एक चीज जानी थी, क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक तो हमने जाना था एंगल ऑफ एलिवेशन, वो ऐसे बनता था नीचे की साइड यहाँ, ठीक है। और एक हमने जाना था एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो ऐसे बनता था यहाँ ऊपर की साइड। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ व्यू होती थी, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी ये, लेकिन ऑफ व्यू, व्यू की होती थी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ व्यू। और ये भी वही सेम चीज होती थी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ व्यू, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ व्यू होती थी ये। अब बेसिकली एप्लीकेशंस में क्यों था? क्योंकि इन चीज़ों का यूज करके, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज करके हम बता सकते थे, जैसे कोई हमसे बहुत दूर एक बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, हमें पता लगाना है कि उस बिल्डिंग की हाइट कैसी है, हाइट कितनी होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके हम हाइट को आइडेंटिफाई कर सकते थे। जैसे किसी बिल्डिंग से 2 कार्स जा रही हैं, है ना, तो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें मिला है, तो फिर हम बता सकते थे उन दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंसेस क्या होंगे, हाइट्स क्या होंगे। तो इससे हम यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का यूज करके पता लगा सकते थे। तो ये बहुत अच्छे कंसेप्ट्स थे। तो हमने 10th तो रिकैप करा, अब हम शुरू करते हैं 11th क्लास। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर शुरू करेंगे अपने 11th क्लास का कंसेप्ट्स। तो ओके फ्रेंड्स, नाउ अब शुरू करते हैं अपनी 11th क्लास में जो हमारे पास टॉपिक्स हैं। हमने रिकैप्चुलेशन करा, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा अबाउट एंगल्स। एंगल्स हम सब जानते हैं, बचपन से हम एंगल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। 9th क्लास में चैप्टर था लाइन्स एंड एंगल्स, सब हमें पता है। फिर भी थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन के साथ इसको जानेंगे। एंगल्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल, और एक होता है नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव कब बनता है, नेगेटिव कब बनता है, इसको हम जानेंगे। ओके, एंगल जब हम बनाते हैं, किसी भी एंगल को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमारे पास 3 चीज़ें होती है। क्या क्या? एक होता है वर्टेक्स, एक होता है इनिशियल लाइन या इनिशियल साइड, और एक होता है हमारे पास टर्मिनल साइड। तो जब हम किसी भी एंगल को बनाते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्टेक्स, एक होता है इनिशियल साइड, और एक होता है टर्मिनल साइड। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है, मैंने वो एक लाइन सेगमेंट ली है, तो जो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट लाइन सेगमेंट है जिससे कि मैं एंगल बनाऊंगा, तो इस लाइन को हम कहते हैं इनिशियल साइड। जो ओरिजिनल मेरे पास रे है या ओरिजिनल जो मेरे पास लाइन है जिससे कि मैं अभी एंगल बनाऊंगा, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड। और इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, ये वाला कोई भी हो सकता है, तो ओ हो सकता है, ए हो सकता है, कोई भी आपका फिक्स पॉइंट हो सकता है। जो फिक्स पॉइंट होता है वो वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। अब इसको एंगल बनाना है तो जाहिर सी बात है जो लाइन सेगमेंट होगी रोटेट करेगी ताकि एंगल की फॉर्मेशन हो सके। सपोज दैट ये जो लाइन सेगमेंट ऐसे रोटेट कर रही है, इस साइड इसने रोटेट करा ऐसे, और ये लाइन सेगमेंट इस साइड आ गई ताकि एंगल बन सके। तो रोटेशन के बाद लाइन सेगमेंट जो इनिशियल साइड है, जिस भी साइड में जाएगी एंगल बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि एंगल फॉर्म करने के लिए लाइन का रोटेशन होगा, तो जो इनिशियल साइड है वो रोटेट होगी, तो जहाँ पर भी रोटेशन के बाद जाएगी उस साइड को बोलेंगे टर्मिनल साइड ताकि एंगल बन सके। तो 3 चीज़ें हमने जानी। अब हम जानेंगे पॉजिटिविटी ऑफ एंगल्स एंड नेगेटिविटी ऑफ एंगल्स। तो हमारे पास 2 टाइप्स के एंगल हैं, एक पॉजिटिव एंगल है और एक नेगेटिव एंगल है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो
नंबर 1 हमारे पास आता है पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब बनता है? ओके, बताते हैं। जैसे कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। अब अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को एंटी क्लॉकवाइज ले जाऊं तो मेरा एंगल, मेरा थीटा हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगी ऐसे तो प्लस का थीटा बनेगा। वहीं अगर मैं क्लॉकवाइज ऐसे ले जा लूँ तो नेगेटिव का थीटा बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे, और क्लॉकवाइज ऐसे जाता है, ठीक है। तो एंगल बनाने के लिए अगर मैं लाइन सेगमेंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा हूँ तो थीटा हमेशा पॉजिटिव का बनेगा। फॉर एग्जांपल प्लस का 75 डिग्री, प्लस का 60 डिग्री, ऐसे। और अगर एंगल बनाने के लिए मैं क्लॉकवाइज लाइन को रोटेट कराता हूँ तो थीटा हमेशा नेगेटिव का बनेगा। फॉर एग्जांपल माइनस का 60 डिग्री, माइनस का 75 डिग्री, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है एंगल बनाने के लिए तो थीटा हमेशा पॉजिटिव बनेगा, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है एंगल को बनाने के लिए तो थीटा हमेशा नेगेटिव का बनता है। तो ये था फॉर एग्जांपल। अब अच्छा, अब जब एंगल हम बनाते हैं तो हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होती है, रेफरेंस साइड होती है, ठीक है। वो रेफरेंस साइड क्या होती है? रेफरेंस साइड वो होती है जिस साइड की हेल्प से हम एंगल बनाते हैं, ठीक है। रेफरेंस साइड वो साइड होती है, या रेफरेंस लाइन वो लाइन होती है जिसकी हेल्प से हम एंगल की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो रेफरेंस लाइन होती है हमारे पास, वो हमेशा हम पॉजिटिव की एक्स एक्सिस लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, रेफरेंस लाइन वो होती है जिससे कि हम एंगल बनाते हैं, और रेफरेंस लाइन हम हमेशा पॉजिटिव का एक्स एक्सिस ही लेते हैं। क्या लेते हैं? हमेशा पॉजिटिव का एक्स एक्सिस। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पॉजिटिव की एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये मैंने रेफरेंस लाइन ली है क्योंकि रेफरेंस लाइन होती है ये पॉजिटिव की एक्स एक्सिस, इसकी हेल्प से मैं एंगल बनाऊंगा। अब अगर मुझे बोला जाए कि प्लस का 60 डिग्री बनाओ तो मैं क्या करूँगा? एंटी क्लॉकवाइज ले जा लूँगा और ये मेरा प्लस का 60 डिग्री बन जाएगा। वहीं अगर मुझे बोल दिया जाए कि माइनस का 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करो तो मैं क्या करूँगा? क्लॉकवाइज ले जाऊँगा और माइनस का 60 डिग्री बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेंट से इसको समझते हैं। ये हमने कार्टेशियन प्लेन सीखा है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव का वाई एक्सिस, ओ मेरा ओरिजिन पॉइंट होता है, आपको पता है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो मेरी पॉजिटिव की एक्स एक्सिस होती है ये मेरी रेफरेंस लाइन होती है, इससे ही मैं एंगल्स की फॉर्मेशन करता हूँ। ये लाइन हमें हेल्प करती है एंगल्स बनाने में, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला जा रहा है कि प्लस का 30 डिग्री, तो मैं क्या करूँगा? एंटी क्लॉकवाइज ले जाऊँगा और ये मेरा प्लस का 30 डिग्री बन गया। माइनस का 30 डिग्री कैसे बनेगा? क्लॉकवाइज इसको मैं ले जाऊँगा और ऐसे माइनस का 30 डिग्री बन जाएगा। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्लस का 30 डिग्री होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, माइनस का 30 डिग्री अगर होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो एंगल्स की जो हमें जानकारी है ये बेसिकली हमें रोटेशन में हेल्प करती है, रोटेशन में हेल्प करती है। रोटेशन इन द सेंस जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रोटेट करती है ना, जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जाइंट व्हील रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है कोई भी चीज़, तो कितना डिग्री एंगल बन रहा होगा उसमें हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है। तो बेसिकली रोटेशन में इसका यूज़ होता है। तो ये तो हमने एंगल्स के बारे में जाना। अब नया कंसेप्ट आता है इसमें, इसके बाद जो हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे एंगल्स मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट या एंगल्स मेजरमेंट आता है अब। ओके, अब एंगल्स तो हमने जाना कि पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव का होता है, लेकिन एंगल्स को हम मेज़र किस क्वांटिटी से करते हैं वो आता है। तो एंगल्स को बेसिकली हम दो क्वांटिटी से, दो यूनिट से मेज़र करते हैं। एक होता है डिग्री, बाय डिग्री हम मेज़र कर सकते हैं एंगल्स को, और एक होता है रेडियन, थ्रू रेडियन हम एंगल्स को मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, डिग्री तो हम अवेयर हैं, बचपन से हम डिग्री में ही करते आ रहे हैं तो डिग्री हमें पता है, लेकिन रेडियन यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है जिसको हम भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो रेडियन को स्टार्ट करने से पहले डिग्री ज़रा शुरू करते हैं और इसको समझते हैं, क्योंकि डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसको जानेंगे और ध्यान से आपने देखना है। अच्छा, तो पहला आता है इसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास डिग्री, डिग्री मेजरमेंट, डिग्री
मेजरमेंट। तो थ्रू डिग्री वी कैन मेजर द एंगल। अब कैसे हम मेजर कर सकते हैं? तो डिग्री को समझने के लिए हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट आपको पता है जिसके दो एंड पॉइंट होता है। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये ओ ए, ठीक है, लाइन सेगमेंट है। अब इस ओ ए में क्या है, जो ओ पॉइंट है ये मेरा वर्टेक्स पॉइंट है, मतलब ये फिक्स पॉइंट है, ये मूव नहीं करेगा। लेकिन ए पॉइंट जो मेरा है ये मूव कर सकता है, ये फ्री टू मूव है। तो मैं ए पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाता हूँ। क्यों एंटी क्लॉकवाइज ले जाना चाह रहा हूँ? ताकि थीटा मेरा पॉजिटिव का बने, ठीक है। तो मैं ए को क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराता हूँ। तो जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराऊंगा तो कुछ ऐसा मेरा सर्कल बनेगा, ठीक है। ये क्या हुआ, एक प्रकार से फुल रोटेशन हो गया, है ना, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। और हमें पता है कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल 360 डिग्री, है ना। हमें तो पता है ना कि जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 360 डिग्री का एंगल बना है इससे हम क्या समझ रहे हैं? पहली बात प्लस का 360 है। प्लस का 360 क्यों है? क्योंकि मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया। कैसे रोटेट कराया? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस का 360 बन गया। अब इस प्लस के 360 डिग्री से हम क्या समझते हैं कि जो ओ ए लाइन सेगमेंट है ये 360 बार रोटेट हुई होगी, तब जाके 360 डिग्री का एंगल बना होगा। तो मतलब ओ ए जो लाइन सेगमेंट है ये धीरे धीरे करके 360 टाइम्स ऐसे रोटेट हुई होगी, तब जाके ये 360 डिग्री का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ और 360 डिग्री का एंगल बना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को, इस रेवोल्यूशन को हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे हम करेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे 360 बार हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो इसमें सिंगल इंडिविजुअल पार्ट होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा, है ना। एक डिग्री का रेवोल्यूशन, रोटेशन। तो 1 डिग्री क्या होता है? बेसिकली 1 डिग्री क्या होता है? ये होता है रोटेशन, है ना, रोटेशन ही तो है। लेकिन कितना रोटेशन? रोटेशन ऑफ 1/360th पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। समझे? देखो ना, 360 डिग्री रोटेट हुआ, इसका मतलब जो ओ ए लाइन सेगमेंट है ये धीरे धीरे करके 360 टाइम्स बार रोटेट हुई होगी, तब जाके 360 डिग्री का रेवोल्यूशन हुआ। तो हमने क्या करा, इसको 360 पार्ट्स में डिवाइड करा। तो सिंगल पार्ट जो है ये 1 डिग्री का पार्ट है, तो 1 डिग्री एक रोटेशन है। 1/360th पार्ट का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में से 1 डिग्री बेसिकली एक रोटेशन है 1/360th पार्ट का, जो कि कंप्लीट रेवोल्यूशन का है। ठीक है, समझ आया आपको 1 डिग्री क्या होता है? अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है, एज यू लिटरली क्या होता है, जो रेवोल्यूशंस होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे जाइंट व्हील आपने देखी होगी ना, मेले में आप जाते हो, चरखी जाइंट व्हील कितना बड़ा रिवॉल्यूशन करती है। तो होता क्या है, उन बड़े रेवोल्यूशंस में डिग्री भी बहुत बड़ी पार्ट होती है। तो डिग्री को भी हमें अभी और ब्रेक करना है। तो हमें ये बोला गया कि जो ये 1 डिग्री है इसको अब आप 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो हमने इसको 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करा। तो जो इसमें सिंगल पार्ट होगा ये 1 मिनट का होगा। कहने का मतलब है 1 डिग्री में क्या होता है, बेसिकली 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो डिग्री को सिंगल छोटे से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और मिनट को हम एक छोटी सी लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये छोटी सी लाइन से ऐसे हम छोटे से डैश से मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं और छोटे से डॉट से हम क्या करते हैं, डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेवोल्यूशन अर्थ का भी तो होता है अराउंड दी सन, है ना, प्लैनेट्स का होता है अराउंड दी सोलर सिस्टम में जो रेवोल्यूशंस होते हैं ना, तो बहुत बड़े रेवोल्यूशन होते हैं। तो उसमें जो डिग्री भी होता है ना वो तो बड़ा होता ही है, और मिनट भी बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, मिनट भी बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो मिनट को भी अब हमें ब्रेक करना है। क्या करेंगे हम, ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा 1 मिनट है, ठीक है। अब इस 1 मिनट को हम 60 पार्ट्स में और फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो सिंगल इंडिविजुअल पार्ट होगा वो 1 सेकेंड का होगा। तो कहने का मतलब है 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड्स,
ठीक है। तो 1 मिनट को हम छोटे से डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड्स को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मिनट को छोटे से डैश से, एक सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड्स को 2 छोटे छोटे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और एक छोटे से डॉट से डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड्स, ये तो हमें पता है, क्लॉक में भी तो ये रूल चलता है, लेकिन ये रेवोल्यूशन का रूल है, ये थोड़ा अलग होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो थोड़ा सा डिग्री के बारे में था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, हमने क्या करा, 360 डिग्री का एक रोटेशन कराया, एक रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है OA जो होगी 360 टाइम्स बाद धीरे धीरे करके रोटेट हुई होगी, तब जाके ये तो 360 डिग्री का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ। तो उसको 360 पार्ट्स में डिवाइड करा, सिंगल पार्ट हमारा 1 डिग्री का हुआ। अब इस 1 डिग्री को हमने 60 बार और डिवाइड करा, उसमें सिंगल पार्ट 1 मिनट का हुआ, और उस 1 मिनट को हमने और 60 बार डिवाइड करा, तो सिंगल पार्ट हमें 1 सेकेंड का मिला। तो ये हमने बेसिकली डिग्री के कंसेप्ट को जाना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कीजिए और फिर हम रेडियन अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो डिग्री मेजरमेंट हमने थोड़ा जाना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस छोटा सा कंसेप्ट है। ओके, ये हमने डिग्री के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे नंबर 2, दैट इज रेडियन मेजरमेंट। अब आता है रेडियन मेजरमेंट। अभी हमने जाना डिग्री मेजरमेंट के बारे में, अब हम जानेंगे जो दूसरी क्वांटिटी है, दैट इज रेडियन मेजरमेंट। अब रेडियन हमारे लिए एक नया टर्म है ना, पहली बार हम रेडियन सुन रहे हैं। तो रेडियन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं यूनिट रेडियस लेके, ठीक है। हमने क्या करा 1 यूनिट का रेडियस ले लिया, ठीक है, और एक सर्कल हमने फॉर्म करा, ठीक है। और हम अब क्या कर रहे हैं, आर्क लेंथ ले रहे हैं 1 यूनिट की। तो ऐसे हम ये इतनी आर्क लेंथ ले लेते हैं 1 यूनिट की। अब देखो यूनिट से क्या हम समझ रहे हैं, यूनिट यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है ना, मिलीमीटर हो सकता है। तो यूनिट यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, बस हम क्या कर रहे हैं 1 यूनिट का रेडियस ले रहे हैं और 1 यूनिट की आर्क लेंथ ले रहे हैं। आर्क लेंथ क्या होता है, ये वाला पार्ट, सर्कमफ्रेंस का ये एक पार्ट होता है आर्क लेंथ, ठीक है, वो एंगल बनाता है। तो 1 यूनिट का हमने रेडियस ले लिया सर्कल में और 1 यूनिट की हमने आर्क लेंथ ले ली है, ठीक है। तो सेंटर में जो थीटा बनाएंगे, सेंटर में जो एंगल बनेगा 1 रेडियन का बनेगा। तो जो ये 1 यूनिट का रेडियस और 1 यूनिट की जो आर्क लेंथ है, ये दोनों जो सेंटर में हमारा थीटा बनाएंगे वो 1 रेडियन का बनाएंगे, ठीक है। अब रेडियन का, सो 1 रेडियन बेसिकली क्या होता है, ये 1 रेडियन इक्वल टू थीटा फॉर्म्ड एट द सेंटर थ्रू 1 यूनिट आर्क लेंथ एंड रेडियस एंड 1 यूनिट रेडियस। तो सेंटर में जो एंगल बनता है 1 यूनिट रेडियस और 1 यूनिट आर्क लेंथ से, उस एंगल को हम 1 रेडियन कहते हैं। तो 1 रेडियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली रेडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटा सा सी, छोटा सा एक सी लगा देते हैं ऊपर नंबर के, ये रेडियन रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा 1 रेडियन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे 1 यूनिट की आर्क लेंथ ली, अगर मैं ये 2 यूनिट की आर्क लेंथ ले लेता, इतनी ले लेता 2 यूनिट की, तो यहाँ पे जो एंगल बनता मेरा इतना, ये पूरा 2 रेडियन का बनता, समझे। फॉर एग्जाम्पल देखो ये, ठीक है, ये सर्कल हम ले लेते हैं। तो ये मेरा 1 यूनिट का रेडियस है और यहाँ पे भी मेरा 1 यूनिट का रेडियस मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने 1 यूनिट की आर्क लेंथ ली, इतनी 1 यूनिट की, ठीक है, तो सेंटर में 1 रेडियन का एंगल बना। अगर मैं 2 यूनिट की आर्क लेंथ ले लूँ, इतना पूरा 2 यूनिट, इतना 2 यूनिट की आर्क लेंथ ले लूँ, तो सेंटर में 2 रेडियन का एंगल बनेगा। अगर मैं 3 यूनिट की आर्क लेंथ ले लूँ, इतना ऐसे, अगर मैं इतना 3 यूनिट की आर्क लेंथ ले लूँ, तो सेंटर में जो मेरा इतना एंगल बनेगा वो 3 रेडियन का बनेगा।
ऐसे ही अगर मैं कंप्लीट सर्कमफ्रेंस आर्क लेंथ ले लूँ, अब मैं क्या कर लूँ, अगर अपनी आर्क लेंथ क्या ले लूँ, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ले लूँ, अगर पूरा सर्कमफ्रेंस में अगर आर्क लेंथ मान लूँ, मतलब सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr अगर मेरी आर्क लेंथ हो जाए, तो सेंटर में क्या एंगल बनेगा, सेंटर में फिर क्या थीटा बनेगा। अगर मैं पूरी ये सर्कमफ्रेंस आर्क लेंथ ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या थीटा बनेगा, कितना रेडियन बनेगा। देखो आर्क लेंथ मैंने क्या ली, पूरा सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr, रेडियस मेरा कितना है 1 यूनिट, तो रेडियस की जगह 1 रख सकता हूँ, 2π बन जाए 2π, तो कहने का मतलब है आर्क लेंथ कितने का बना 2π का, तो जाहिर सी बात है थीटा भी मेरा 2π रेडियन का बनेगा। खुद सोचो ना, जब मैंने 1 यूनिट की आर्क लेंथ ली तो मेरा 1 रेडियन बना, 2 यूनिट ले रहा हूँ 2 रेडियन बन रहा है, ऐसे 10 यूनिट की अगर मैं आर्क लेंथ ले रहा हूँ तो 10 रेडियन बन रहा है। तो जाहिर सी बात है जब मैं 2π की आर्क लेंथ लूँगा तो रेडियन भी मेरा 2π का रेडियन बनेगा, समझे। और सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है, पूरा 360 डिग्री। तो एक रिलेशन हमें यहाँ से मिला कि 360 डिग्री में 2π रेडियन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 360 डिग्री में 2π का रेडियन बनता है, 2π का रेडियन, ठीक है। 360 क्यों, क्योंकि कंप्लीट मैंने आर्क लेंथ लिया ना, कंप्लीट रेवोल्यूशन करा है, टोटल 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री में 2π का रेडियन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आप इसको नोट डाउन कीजिए कि इस रिलेशनशिप का यूज़ करके हम फर्दर और रिलेशनशिप्स को बनाएंगे। तो ये हमने रेडियन के बारे में जाना, 1 यूनिट के रेडियस लेके और 1 यूनिट के आर्क लेंथ को लेके। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें आती है बहुत इंपॉर्टेंट रेडियन में ही, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ज़रा इसको देखते हैं। ओके, अब देखो जाहिर सी बात है जब हम क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे तो 1 रेडियन ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमेशा हमें 1 रेडियन मिले, है ना। हमें जो रेडियस मिलेगा, जो आर्क लेंथ मिलेगी, वो हमेशा 1 यूनिट थोड़ा ना बनेगा, है ना। खुद सोचो ना, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमेशा ही हमें 1 रेडियन की रेडियस मिल रही है, सॉरी हमेशा ही हमें 1 यूनिट की रेडियस मिल रही है। तो हमने अभी इतना डिस्कस करा, अब एक और चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो जब हम क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसा हमेशा तो नहीं होगा ना कि हमें रेडियस 1 यूनिट की मिल रही हो, आर्क लेंथ भी 1 यूनिट की मिल रही हो। हमें जो रेडियस और आर्क लेंथ मिलेगी वो तो कॉम्प्लेक्स मिलेगी ना, जैसे 50 सेंटीमीटर की रेडियस मिल जाएगी, 100 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ मिल जाएगी। तो उस केस में हम रेडियन एंगल कैसे पता करें, तो उस केस में जब हमें कॉम्प्लेक्स रेडियस मिल रहा है, हमें कॉम्प्लेक्स आर्क लेंथ मिल रही है, तो उस केस में हम रेडियन कैसे पता लगाते हैं, क्योंकि हमेशा हमें 1 यूनिट का नहीं मिलेगा, हमें तो कॉम्प्लेक्स मिलेंगे ना रेडियन और आर्क लेंथ। तो उस केस में रेडियन को पता लगाने के लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप है। तो वो रिलेशनशिप क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और रेडियस मैंने आर यूनिट ले ली, आर यूनिट की रेडियस ले ली, और एल यूनिट की मैंने आर्क लेंथ ले ली, एल यूनिट की आर्क लेंथ ले ली। तो जो थीटा यहाँ पे सबटेंड होगा वो कैसे हम पता लगा पाएंगे, तो थीटा का जो फॉर्मूला होता है L/R होता है, बस। क्योंकि रेडियस और आर्क लेंथ हमेशा 1 यूनिट नहीं मिलेगा, रेडियस और आर्क लेंथ हमें कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, तो रेडियन एंगल कैसे पता लगाएंगे, तो थीटा पता लगाने के लिए L/R कर देंगे। अब यहाँ पे L और R जो है शुड बी इन सेम यूनिट, ठीक है, R और L और R, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। मतलब अगर L आपका सेंटीमीटर में है R भी सेंटीमीटर में हो, L आपका मिलीमीटर में है तो R भी मिलीमीटर में हो, इन दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, तब जाके थीटा हमें रेडियन में मिलेगा। ये रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है और इससे हम थीटा पता लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखोगे। तो अब लास्ट टॉपिक है आज का, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं आज। अच्छा जी, तो जरा देखते हैं वो टॉपिक। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एंगल्स पढ़े, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव जब एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव में क्लॉकवाइज जब हम रोटेट कराएंगे। तो हमने डिग्री के बारे में पढ़ा, है ना, रेडियन के बारे में पढ़ा, थीटा इज इक्वल टू L/R, है ना।
फिर थीटा में उसमें रेडियन में मिल जाता है। 360 डिग्री में 2 पाई का रेडियन बनता है। हमने आपको फिगर से समझाया था, है रिलेशनशिप हमने पता लगाई थी। अब एक और टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का लास्ट टॉपिक है वीडियो का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। अब एक रिलेशनशिप आती है रेडियन और रियल नंबर के बीच में। अब हम ये सोच रहे होंगे कि भाई रेडियन तो एक एंगल होता है, रियल नंबर तो एक नंबर होता है, तो इनमें रिलेशनशिप कैसे पॉसिबल है? तो इनमें रिलेशनशिप पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूँ बाय डायग्राम। सपोज दैट हमारे पास एक सर्कुलर विंग है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल हम मान लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक स्केल टाइप का ले रहे हैं, ठीक है, हमने एक स्केल टाइप का लिया ऐसे, और सर्कल को ऐसे टच कराते हुए जा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे जो टच कर रहा है इसको हम 0 से मान लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं। हम यहाँ पे नंबर जो है प्लॉट कर रहे हैं, -1 -2, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एक रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं रेडियन और रियल नंबर के बीच में। वैसे कोई डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी एक होती है। इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ले रहे हैं, कोई भी सर्कुलर विंग टाइप का ले रहे हैं, और एक स्केल टाइप का ले रहे हैं, उसमें हम उसको नंबर लाइन की तरह वर्क करा रहे हैं। यहाँ पे जहाँ टच कर रहा है सर्कल को 0 मान लेते हैं, 1 2 -1 -2। अब क्या कर रहे हैं, हम इस स्केल को जो है, या फिर कोई थ्रेड आप इसको मान सकते हो, इस थ्रेड को हम क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हैं, ठीक है, फोल्ड कर रहे हैं। तो ये इतना पार्ट, सपोज दैट 1 से मैं इसको फोल्ड करना चाहता हूँ, ऐसे फोल्ड होगा, 2 से ऐसे ऐसे फोल्ड होगा, है ना, -1 से ऐसे फोल्ड होगा, -2 से ऐसे फोल्ड होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको 1 से फोल्ड करूं तो इतना पार्ट, यही तो होगी आर्क लेंथ, है ना, इतना पार्ट इस आर्क लेंथ को कवर कर रहा है। तो जो इतनी आर्क लेंथ होगी वो मेरी 1 यूनिट की हो जाएगी। ये मेरा सेंटर है, तो जो मेरा थीटा बनेगा 1 रेडियन का बन जाएगा, ठीक है। ये सी है 1 रेडियन का। अच्छा, मैंने इतना 2 तक मैंने इसको कवर अप करा, फोल्ड करा, तो जो मेरी 0 से 2 तक की लेंथ है वो मेरी इतनी आर्क लेंथ तो बनी, क्योंकि वो इतना पार्ट आर्क लेंथ को कवर कर रहा है। तो 0 से 2 वाला जो मेरा पार्ट है उतनी मेरी आर्क लेंथ हो जाएगी। तो इतना जो मेरा पार्ट होगा यहाँ तक, ये मेरी 2 यूनिट की आर्क लेंथ हो जाएगी, क्योंकि उतना ही पार्ट थ्रेड कवर अप कर रहा है इस आर्क लेंथ को, है ना। तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो 2 रेडियन का बनेगा। अच्छा, -1 में ऐसे कवर अप कर रहा हूँ, तो इतनी आर्क लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, -1 की हो जाएगी, क्योंकि इतनी नंबर लाइन जो है इसको कवर अप करी आर्क लेंथ को। तो यहाँ पे -1 रेडियन, और ऐसे ही यहाँ पे -2 रेडियन। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं n रियल नंबर ले रहा हूँ, कोई भी रियल नंबर ले लूँ, जितना मैं रियल नंबर लूँगा उतना ही मेरा रेडियन बनेगा। तो n टाइम विल बी माई रेडियन। जैसे कि अगर मैंने बोला 5 नंबर है, तो बताओ 5 नंबर में कितना रेडियन बनेगा, तो 5 नंबर में 5 रेडियन बनेगा। 10 में कितना बनेगा, 10 रेडियन। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 15 में कितना बनेगा, 15 रेडियन। तो जितना मेरा रियल नंबर होगा उतना ही वो रेडियन बनाएगा, समझे। तो ये था। अब हमने रेडियन के बारे में पढ़ा था ना, जैसे ये मेरी r यूनिट की रेडियस है, इतना मेरा l यूनिट का जो है आर्क लेंथ है, तो यहाँ मेरा थीटा क्या बनेगा, रेडियन। लेकिन रेडियन आपका नेगेटिव भी बनता है। नेगेटिव कब बनेगा, जब मैं ऐसे क्लॉकवाइज थीटा बनाऊंगा, तब जाके थीटा मेरा माइनस का रेडियन फॉर्म करेगा। और वैसी बात है ना, मैं क्लॉकवाइज ले जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जो थीटा होगा जब मैं क्लॉकवाइज ले जाऊँगा तो माइनस का रेडियन फॉर्म करेगा। तो ये कंसेप्ट था। तो आज के लिए इतना बहुत है, कल हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।